सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री को हम एनर्जेटिक्स भी बुलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल A+B गिव्स C+D, तो इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज का मतलब रिएक्टेंट जो है कुछ हीट बेसिकली वो गेन किया और प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ हीट रिलीज हुआ। तो ये जो केमिकल रिएक्शन में हम जो हीट चेंजेस की बात करते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब याद रखिएगा कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्ट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझिए। क्वेश्चन आपको क्या ऐसे पूछता है, आपको बेसिकली 4 रिएक्शन देगा और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो एक वर्ड आता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। पहला, आप क्या करिएगा, ये जो चारों रिएक्शन होगा उसमें आप चेक करिएगा कि वो रिएक्शन बेसिकली बैलेंस्ड है या नहीं। तो क्या चेक करिएगा, पहले आप चेक करिएगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। दूसरा आप चेक करिएगा कि इन सब केमिकल रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसका फिजिकल स्टेट मेंशन है या नहीं, वो चेक करिएगा। तो दूसरा क्या चेक करिएगा, फिजिकल स्टेट चेक करिएगा जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और फिर आप चेक करिएगा कि रिएक्शन में डेल्टा H या डेल्टा E, दोनों का साइन सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, वो वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं। तो एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए 3 चीज चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए और डेल्टा H या डेल्टा E का वैल्यू मेंशन होना चाहिए, तभी आप उसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन बुलाइएगा। तो पढ़िए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन which gives information about physical state of the reactants and product as well as heat changes, ठीक है। जैसे आप ये 2 एग्जांपल देखिए, इसमें आपको बताना है कौन थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। तो देखिए पहले सब बैलेंस है, सबका फिजिकल स्टेट आपको गिवन है, पर ये रिएक्शन में देखिए यहां H2 है और यहां O2 है, पर प्रोडक्ट में आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये बेसिकली आपके पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन, आप इसको नहीं बुलाइएगा। डन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। तो आइए समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने से पहले आप ये समझिए, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है, A+B C गिव्स C+D। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा कि जो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड होगा वो फॉर्मेशन होगा उसका। तो आप सुनिए कि जब भी कभी भी बॉन्ड ब्रेक होता है वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और जब भी कभी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहां एनर्जी रिलीज होता है। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां हीट रिक्वायर होता है रिएक्टेंट में बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और हीट फॉर्म होता है जब प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज हुआ वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू कि एनर्जी जो रिलीज हुआ। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब्ड था वो ज्यादा था एनर्जी रिलीज से। अगर ऐसा है, एनर्जी रिलीज से ऐसा है, तो हम इस तरह के केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बुलाएंगे। अच्छा, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हुआ रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, इसका क्या मतलब था, इसका यह मतलब था कि जो रिएक्टेंट हैं उनमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुआ।
तो हम ऐसा बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और डिफाइन कैसे करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को, इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द हीट रिलीज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। यस और नो? ठीक है, अब आप सुनिए, एक और टर्म आपसे पूछता है कि अब आपने एक बार पहचान लिया कि कोई एक रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक बार आपने पहचान लिया। तो ध्यान से सुनिए, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इन प्रोडक्ट को हम बेसिकली एंडोथर्मिक कंपाउंड बुलाते हैं। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इफ इन अ रिएक्शन मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड देन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल और प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, वो हम बात कर चुके हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, और इसमें डेल्टा एच, आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब यहां हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है एज कंपेयर टू जितना हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 130 किलो जूल है। तो अगर आपसे, और आपको पता है डेल्टा एच होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो आपसे पूछा है कि किसका एंथैल्पी ज्यादा है, यानी कि आपसे बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से आप सुनिए कि डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा में से कुछ माइनस करेंगे तभी जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी के अलावा वो केमिकल एनर्जी वर्ड भी यूज कर सकता है या सिर्फ एनर्जी लिख के देगा। तो याद रखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेल्टा एच हमें पॉजिटिव करना है। याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, बट बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। मैंने आपको समझाया था बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो उसके बीच में अट्रैक्शन, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। बट एंथैल्पी, केमिकल एनर्जी और एनर्जी सिर्फ ऐसा लिख के दे दे तो प्रोडक्ट का ज्यादा होगा रिएक्टेंट में। कौन से रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब कुछ एग्जांपल देखिए। पहले तो हम कैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपके पास A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस एक्स किलोजूल लिखा हुआ है, प्लस एक्स किलोजूल मतलब रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। या फिर रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो या तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे सकता है A प्लस बी गिव C प्लस डी माइनस एक्स किलोजूल। ठीक है, या डायरेक्ट आपको डेल्टा एच प्लस एक्स किलोजूल लिख के दे दे, तो प्लस मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली आपके पास ये दो रिप्रेजेंटेशन काम में आता है कि प्रोडक्ट साइड में माइनस एक्स किलोजूल या डेल्टा एच लिख के दे दे प्लस एक्स किलोजूल। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कि कौन कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है। तो जितने भी फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है कि सॉलिड से, बेसिकली सॉलिड से लिक्विड बनाना, उसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन में सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और फोटोसिंथेसिस, ये सब ऐसे रिएक्शन है विच इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब यहां हीट एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीट रिलीज। फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, सुनिए। जनरली जो डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। डिसोसिएशन मतलब, हाँ, जैसे PCl5 डिसोसिएट करके PCl3 और Cl2 बनाया, तो ये एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, जनरली हमने बोला है।
इसके एक्सेप्शन भी हैं बहुत सारा। तो जो डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगेन हम कंपेयर करके हीट रिलीज की बात करेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो कम होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द रिएक्टेंट बॉन्ड, वो कम होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन विच हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द हीट रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तभी तो आपको कम एनर्जी देने से ही रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो टूट गया। बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी और इंथैल्पी में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट को कम एनर्जी देकर ही तोड़ सकते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या आप यूं बोल दीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक बार जब आपने पहचान लिया कि एक रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, एक बार आपने पहचान लिया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बुलाते हैं हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज करवा लेगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। और याद रखिएगा, अब हम बात करते हैं डेल्टा एच। आपको पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप सुनिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगा तो यानी कि डेल्टा एच का साइन निगेटिव होना चाहिए। अब सुनिए, इस फॉर्मूला को देख के आप ये बताइए कि डेल्टा एच का साइन कब निगेटिव होगा। ऑब्वियसली जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी या इसका दूसरा नाम केमिकल एनर्जी या इसका दूसरा नाम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका क्या मतलब है कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तभी तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुलाते हैं। तो यानी कि जो रिएक्टेंट है उसका स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के कंपेयर में कम होगा। सो इफ इन अ रिएक्शन मोर हीट इज रिलीज देन रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल और प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगा तो एक तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि डेल्टा एच निगेटिव कर दीजिए, मतलब हीट रिलीज हुआ। या आप यू भी तो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन इंक्लूड कर दीजिए, प्लस एक्स, तो रिएक्टेंट साइड में आपको माइनस एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस एक्स करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड में प्लस एक्स और रिएक्टेंट साइड में माइनस एक्स। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन यूज हो सकता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये सब बेसिकली एक्सोथर्मिक होते हैं। लेकिन एक जो एक्सेप्शन जिसमें आता है, जनरली जो फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें डेल्टा एच का साइन देखिए नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट फॉर्मेशन रिएक्शन के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। कैसे, सुनिए। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें सबसे पहला एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, N2+O2, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NO, N2O, NO2, N2O4, दो हमने नहीं लिखा है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके पास
एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये सब भी फॉर्मेशन रिएक्शन। O2 प्लस F2 गिव्स O2 F2 या OF2, ये भी आपके पास एंडोथर्मिक होता है। ये सब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, विच इज बेसिकली जो फॉर्मेशन रिएक्शन है। और फॉर्मेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है, तो उसके एक्सेप्शन पड़ रहे हैं। तो N2 प्लस Cl2, ये NCl3 एक्सप्लोसिव होता है, ये भी एंडोथर्मिक होता है। C प्लस 2S CS2, ये भी आपके पास एंडोथर्मिक होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जो बेसिकली टॉपिक पढ़ेंगे वो है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको डेल्टा एच या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो सुनिए। अगर आपके पास कोई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज होगा, उसी को बुलाते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। सो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड रिएक्शन हैज कंप्लीटली रिएक्टेड। हाँ, कंप्लीटली रिएक्टेड का क्या मतलब है? हाँ, कि जो रिएक्टेंट है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और उसमें जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा उसको बुलाते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में बोला कि आपके पास कार्बन और 2s रिएक्ट करता है, कार्बन और सल्फर रिएक्ट करता है और आपके पास CS2 बनाता है। आपको कार्बन का मास गिवन है 24 ग्राम और सल्फर का मास गिवन है 128 ग्राम। तो आपको बोला है कि डेल्टा एच, बेसिकली जब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो इसमें बोला है कि जो डेल्टा एच है वो है 22 किलो कैलोरी। तो आपसे पूछा है कि जब 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 188 ग्राम सल्फर से, तब डेल्टा एच बताइए। तो देखिए पहले तो आप मोल निकालिए। कार्बन का मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 मोल, सल्फर का गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 4 मोल। तो यानी कि कार्बन का मोल आ गया आपके पास 2 मोल और सल्फर का मोल आपके पास आ गया 4 मोल। फिर आप LR कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का है, तो LR कैसे कैलकुलेट करिएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 और 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों का अमाउंट सेम है, तो दोनों में से कोई LR नहीं होगा। तो आप किसी से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई LR नहीं होगा, तो दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, और यही इसमें जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन बुलाएंगे। तो अब आप देखिए, अगर आप इस बैलेंस रिएक्शन से देखते हैं कि 1 मोल कार्बन से 2 मोल सल्फर बनता है, तो इसमें डेल्टा एच 22 किलो कैलोरी होता है। तो अगर 1 मोल से 2 मोल होगा तो बताइए 2 मोल कार्बन से 4 मोल सल्फर बनेगा, और ये इसके ट्वाइस बनेगा, ट्वाइस मतलब 44 किलो कैलोरी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।